हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम विनय तिवारी जी के साथ हैं। विनय तिवारी जी रहने वाले हमारे पूर्वांचल के हैं और मूलतः गोरखपुर के निवासी हैं। तो विनय तिवारी जी, आज बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में। तो बताइए अपने बारे में कुछ, अपने परिवार के बारे में। जैसे कि भाई साहब ने बताया कि हमारा नाम विनय तिवारी है। बेसिकली मैं देवरिया ज़िले से हूँ। जी। हमारे पिताजी का नाम श्री वीरेंद्र तिवारी है और वर्तमान में हम दिल्ली में रह के सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं। बाकी हमारा फैमिली बैकग्राउंड ऐसा रहा है, जैसा आपने छवि सुनी है पूर्वांचल की, तो उसी तरीके की ठीक हमारे पिताजी भी थे। अच्छा। जैसे बाहुबली और गैंगस्टर रहे हैं, शंकर तिवारी जी, श्री प्रकाश शुक्ला, विकास दुबे। हमारे पिताजी की भी छवि वही रही है। हमारे पिताजी को 2-3 जिलों में वहाँ लंकेश के नाम से बुलाते हैं। लंकेश के नाम से? क्योंकि वहाँ पे ये कल्चर रहा है। अच्छा। तो ऐसा तो पिताजी जैसे मतलब किसी ठेकेदारी में इन्वॉल्व थे या फिर किस तरीके के काम उन्होंने किए अपने टाइम में? पॉलिटिक्स में ज़्यादातर इन्वॉल्व थे। जितने चुनाव होते हैं बूथ कैप्चर कर लेते थे लोग। अच्छा। बूथ लुटवा देते थे, बूथ पे सारे वोट छपवा देते थे अपने हिसाब से। तो उनके रहते हैं हमारे जितने पापा चाचा जिन्होंने चुनाव लड़ा है, आज तक हमारे यहाँ चुनाव लड़े 1980 से जितने चुनाव होते हैं पंचायत लेवल पे, वो सारे हमारे परिवार में ही रहे हैं। अच्छा, तो किस पार्टी से शुरू से जुड़ा रहा है? समाजवादी पार्टी से या भाजपा से? हमारे यहाँ बीजेपी से ही रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी से, और आज तक हम संघ से लेके और भाजपा से जुड़े हुए हैं। अच्छा। तो हमारा बीजेपी से ही रहा है। अच्छा, तो जैसे तिवारी जी बताया गोरखपुर देवरिया से है और राजनीतिक बैकग्राउंड रहा है इनके पिताजी का, इनका भी। तो आपकी भी कोई आकांक्षा है आगे जाके कुछ राजनीति में करने का? बिल्कुल आकांक्षा है, और हम जैसे लोगों की हमें लगता है कि ज़रूरत है, जो पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं, देश के लिए सच में कुछ करना चाहते हैं, तो हमारी जरूर इच्छा है और हम जाएंगे उसमें। अच्छा, तो कुछ बताओ पूर्वांचल में मतलब किस तरीके का व्यापार, वहाँ रेलवे की ठेकेदारी को लेके बड़ा विवाद चलता रहा शुरुआत से, उसके बारे में कुछ बताओ। वहाँ 2-3 चीज़ों की ठेकेदारी को लेके, एक तो कोयले की, रेलवे की। ये कोयला कहाँ, केवल गोरखपुर साइड है या उससे आगे भी कहाँ कोयला? पूर्वांचल में एक्चुअली आ जाते हैं बहुत सारे जिले। ठीक है। गोरखपुर, देवरिया, मऊ, आजमगढ़, मिर्जापुर, बनारस, ये सारी गाजीपुर, तो ये पूरे पूर्वांचल में आते हैं। ठीक है। बेसिकली वहाँ पे ये जो कल्चर है, माफिया कल्चर, बाहुबली कल्चर, इसके 2-4 रीजन है। पहले तो एक तो है बेरोजगारी। बिल्कुल। लोगों के पास रोजगार होता नहीं है, लोग किसी एक के पीछे, तो उनको थोड़ा बहुत खाने पीने की चीज़ें दे देते हैं, उनके पीछे जा जाते हैं। दूसरी चीज़ है भ्रष्टाचार। अच्छा। जैसे कोयले के हो गया, रेलवे के कह रहे हो आप, तो इनके जो भी ठेके पास होते हैं इनमें बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार है। और ये जो तो कहीं ना कहीं इसमें मतलब सरकार की पूरी सरकार भागीदारी है, सरकारी जो कर्मचारी उनकी भी बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली जो माफिया होते हैं ये बनते नहीं है, इनको सरकार ही बनाती है, सरकार ही शरण देती है। आप जिनको भी देख लो, अब सबसे बड़े जो गैंगस्टर हैं शंकर तिवारी जी, उनको भी सरकार ने ही बना दिया अपने में। कही थी उन्होंने 1985 लेकर 2007 तक वो विधायक और सांसद रहे हैं। तो इतने बड़े, इतने ज़्यादा मर्डर और ये सब करने के बाद भी सरकार में रहे हो, तो कहीं ना कहीं सरकार का अहम योगदान रहा है। बिल्कुल। तो इस तरीके से जैसे तो मतलब ठेकेदारी का जो वो एक होता है ना कि सोलवेंसी होना चाहिए या फिर आपका जमीन जायदाद होना चाहिए, तो जो पहले से मतलब वहाँ पे एस्टेब्लिश लोग हैं वही उनका ही ये काम होगा? उनका ही ये काम है। कुछ परिवार हैं जैसे ब्रजभूषण सिंह हो गए, ये तिवारी जी हो गए, या फिर अतीक अहमद हो गए, मुख्तार अंसारी हो गए, इन्होंने हर जगह पे कैप्चर कर लेगा है। ये जितने बूथ होते हैं वहाँ पे ये जाके टैक्स वसूलते हैं, जितने ठेके चलते हैं मारपीट करते हैं और इलीगल पैसे वसूलते हैं। और उसके वजह से जो बेरोजगार लोग हैं वो इनसे जोड़ के इनको भगवान मान लेते हैं और इनके पीछे पागल हो जाते हैं। तो इसका सपोर्ट लेके कहीं ना कहीं ये लोग फिर उसको राजनीति में यूज करते हैं और ऊपर तक। तो जैसे मतलब ये सब सिनेरियो 2010 तक तो खूब चला, उसके बाद से थोड़े थोड़े बदलाव आने चालू हो गए हैं। तो अब इस तरीके से मतलब अब किस तरीके का माहौल है एक्चुअल में, अब रियल की क्या है वहाँ पे? ये 2010 या 2017 तक ठीक से चला था, लेकिन जब 2017 में योगी जी की सरकार आई तो उन्होंने सख्त कानून व्यवस्था जो उनकी थी उसके कहीं ना कहीं जो ये क्रिमिनल्स हैं इनके खिलाफ कड़ी एक्शन लेगी। जैसे हमारे सामने यहाँ पर मुख्तार अंसारी के, अतीक अहमद के, विकास दुबे के, इन सब लोगों का जो हत्या हुआ है, तो योगी सरकार ने कहीं ना कहीं विकास के ऊपर ध्यान दिया है। और विकास की वजह से जो भी ये माफिया और बाहुबली कल्चर है इसमें काफ़ी गिरावट हुई है। जो भी ये माफिया इनकी हत्याएं हुई हैं और कानून व्यवस्था सख्त हुआ है, ये चीज़ें अभी कम हुई हैं। पहले की सरकारों ने भी कोशिश किया है, लेकिन तब भ्रष्टाचार कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा था और ये सरकार के ही लोग थे जो ये भ्रष्ट थे। तो
पहले इसलिए चीज़ें ज़्यादा थी पर संभव नहीं हो पाई थी, पर अब काफ़ी कंट्रोल हो गई हैं। तो अब जो वहाँ का युवा है उसकी सोच क्या है? जैसे पहले के जो युवा होते थे उनका सोचना यही था कि कहीं ना कहीं 2-3 किडनैप कर दो, 1-2 मर्डर कर दो, बिल्कुल, उसके बाद कहीं से फिरौती मिलने लगेगी और फिर हमारा ऐसी मतलब वर्चस्व की लड़ाई होती थी पहले। अब जो वहाँ पे युवा है अब वो क्या सोच है, क्या वो सोचता है उस तरीके से? कहीं ना कहीं सोच में बदलाव तो आया है जी। और हम जैसे देखते हैं कि अब युवाओं की ये सोच है कि उनको राजनीति में तो आना ही है, लेकिन किसी और तरीके से आना है। जैसे हम कहीं ना कहीं देखते हैं काफ़ी सिविल सर्विसेज के स्टूडेंट जो होते हैं वो सिविल सर्विसेज निकालते हैं, किसी न किसी पोस्ट पे जाते हैं, फिर वहाँ से आगे राजनीति शुरू करते हैं या फिर किसी न किसी अच्छे पोस्ट पे जाके मतलब साफ सुथरी राजनीति करते हैं। अब राजनीति जो हो गई वो बिना पढ़े लिखे लोगों के लिए पढ़े लिखे लोगों की हो गई है और कहीं ना कहीं सोशल मीडिया की वजह से लोग समझदार हो गए हैं, लोग के जागरूक हो गए। हाँ, लोग जागरूक हो गए, झूठ ज्यादा दिन से छुप नहीं सकता है और सोशल मीडिया के आने वजह से जो ये क्रिमिनल्स हैं इनकी सच्चाई बहुत जल्दी सामने आ जाती है। तो कहीं ना कहीं अब जो राजनीति में लोग आ रहे हैं उनकी छवि साफ सुथरी है, पढ़े लिखे लोग और व्यवहारिक लोग आ रहे हैं। तो बदलाव हुए और युवा जो है वो अपना आइडल जैसे पहले मान लेते थे अतीक अहमद मुख्तार अंसारी को, अब उनको नहीं मानते हैं। अब कहीं ना कहीं युवाओं की सोच में काफी बदलाव हुआ है। तो जैसे आप वहाँ से आपने अपनी स्कूली पढ़ाई की, उसके बाद आपने ग्रेजुएशन भी वहीं से किया है? ये मैं सरस्वती विद्या मंदिर से पढ़ा हूँ। अच्छा, संघ विद्यालय से पढ़े हैं और मैं संघ से तब से जुड़ा रहा हूँ। अच्छा। और कहीं ना कहीं संघ ने मेरे व्यक्तिगत जीवन में और मेरे व्यक्तित्व में काफी कुछ सहयोग दिया है। तो मैंने 10वीं तक की पढ़ाई सरस्वती विद्या मंदिर से की है। उसके बाद मैं नासिक चला गया था। अच्छा। और नासिक में पुणे यूनिवर्सिटी से मैंने अपनी ग्रेजुएशन और एमटेक पूरा किया। अच्छा। और उसके बाद में मैं निवास दिल्ली में ही और यहाँ पे मैं सिविल सर्विस की तैयारी कर रहा हूँ। तो जैसे आप मतलब पूर्वांचल में भी रहे हैं, महाराष्ट्र के कुछ पार्ट नासिक में भी रहे हैं, तो नासिक में ऐसा क्या डिफरेंस है पूर्वांचल और नासिक के रहन सहन में, व्यवहार में, डेली लाइफ में क्या अंतर पाते हैं? बहुत बड़ा बदलाव है। अच्छा। जो पूर्वांचल के युवा होते हैं वो जिन विषयों पे बात करते हैं, जो उनकी मेंटेलिटी होती है, जो उनकी सोच होती है और जो एक नासिक और महाराष्ट्र के होंगे उनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। अच्छा। जैसे पूर्वांचल में जो युवा होते हैं एक तो दो कैटेगरी होते हैं। एक तो ये होता है कि उनको एग्जाम ही निकालना है, गवर्नमेंट एग्जाम ही निकालना है, वही उनके लिए सब कुछ है। दूसरे युवा होते हैं जो युवा नेता के पीछे पड़े होते हैं कि युवा नेता ही बनना है, युवा नेता बनना है। पर मैं जब नासिक में जहाँ वहाँ मेरे जितने दोस्त थे उनमें 90% ऐसे थे जो स्टार्टअप की बात करते थे, बिजनेस की बात करते थे कि पैसा कैसे कमाना है। मतलब मेरे जितने दोस्त थे अब तक वहाँ के नासिक के, उसमें से 90% एम्प्लॉयड है, कहीं ना कहीं जॉब कर रहे हैं, पैसा जरूर कमा रहे हैं। पर यहाँ की जो भी मेरे दोस्त हैं देवरिया वाले, सरस्वती विद्या मंदिर वाले, इनकी मैं पोस्ट देखता हूँ तो कहीं ना कहीं ये कोई गाड़ी लेके इन नेता के साथ फोटो खिंचवाना, इनके साथ ये करना, या फिर जो सक्सेसफुल हुए हैं वो फिर बहुत बड़े लेवल पे सक्सेसफुल हैं, किसी बड़े IIT से ग्रेजुएट होके फिर फॉरेन में बड़े कंपनी में लगे हुए हैं, या कहीं ना कहीं सिविल सर्विसेज का एग्जाम निकाल के DM SDM या कुछ बड़े पोस्ट पे लगे हुए हैं। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है दोनों जगहों में। मतलब एंटरप्रेन्योरशिप स्किल जो है वो वहाँ ज्यादा है। बिल्कुल। आई थिंक वहाँ कैपिटल लोगों के पास है, इस वजह से हो सकता है। बिल्कुल। और यहाँ पे एक डिफरेंस और है, हमारे यहाँ जातिगत राजनीति बहुत ज्यादा है। अच्छा। हमारे यहाँ एक जाति को लेकर, एक विशेष जाति, जैसे समाजवादी पार्टी है तो उसके लिए यादव समाज कहीं ना कहीं झुकाव उनका रहता ही है। बिल्कुल। तो यहाँ पे जाति राजनीति जो है, वहाँ जाति का राजनीति नहीं है। अच्छा। वहाँ पे राजनीति विकास के मुद्दे पे या फिर पढ़े लिखे हैं युवा तो वो समझते हैं मुद्दे उनके, तो वहाँ पे राजनीति इस चीज पे होती है। और वहाँ के स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, इन सब या रेलवे स्टेशन, इन सब में क्या बदलाव हुआ है? देखिए वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप्ड तो है, इसमें हमें कोई बुराई वो नहीं है, क्योंकि वो महाराष्ट्र सबसे ज़्यादा डेवलप्ड स्टेट है पूरे भारत का, तो वो डेवलप्ड है। लेकिन 2017 के बाद से जब योगी सरकार आई है या फिर इसके पहले की सरकारों का योगदान रहा है, लेकिन जो स्पीड रही है, गति रही है काम करने की, योगी सरकार की काफ़ी तेज रही है। और GDP के मामले में हम देखते हैं कि अब यूपी, तमिलनाडु, आंध्रा इन सबको छोड़ के तीसरे चौथे पोजीशन पे आ गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर भी काफी तेजी से बन रहा है। हमारे गोरखपुर में काफी डेवलपमेंट हुआ योगी जी का आने के बाद। तो अब धीरे धीरे यूपी में इंफ्रास्ट्रक्चर को जो लेवल है वो हो रहा है, मतलब वर्ल्ड क्लास। मतलब हम कहीं ना कहीं प्रगति कर रहे हैं पहले से, काफी तरक्की की है। बिल्कुल बिल्कुल काफी तरक्की की है। तो विनय तिवारी जी से पूर्वांचल का हाल जाना हमने, तो विनय तिवारी जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज हमें समय देने के लिए। फिर हम चाहेंगे कि आप हमसे जुड़े रहें। ठीक है जी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो, और मिलते रहेंगे आपसे इसी तरीके से, नई नई गेस्ट को लेके आएंगे।